तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और गीरवाण के इस सत्र में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का सत्र थोड़ा लंबा है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि ये विषय जो था, ये 2 सत्रों में विभाजित करना उचित नहीं होता, करके ये सत्र बढ़ा है। तो अब तक हमने देखा कि एक पृष्ठभूमि हम तैयार कर रहे हैं। वास्तविक ये पृष्ठभूमि ऐसा है कि गीरवाण नामक एक राष्ट्रीय संभवतः राष्ट्रीय लिपि का निर्माण करने का विचार जो मेरे मन में आया और उससे संबंधित मेरा जो अध्ययन हुआ, वो इस पृष्ठभूमि के रूप में मैं आपके सामने रखे जा रहा हूँ। तो इसका एक अंतिम पड़ाव लेकर आज हम बैठे हुए हैं इस सत्र के लिए। तो जैसे अब तक हमने देखा कि राष्ट्रभाषा देववाणी अर्थात संस्कृत है और राष्ट्रीय लिपि जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं देवनागरी से प्रेरित हो, देवनागरी को केंद्र में रख के हो, या देवनागरी का आज के आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में एक नया रूप हो, या सुधारित आवृत्ति हो। तो इस प्रकार का हमने देखा है। अब देवनागरी ही क्यों? संस्कृत तो राष्ट्रभाषा है, देवनागरी भी स्वयंभू है, किंतु संस्कृत भाषा अन्य लिपियों में भी लिखी जाती थी। और जैसे देवनागरी तो है ही, शारदा लिपि जो कश्मीर के प्रदेश में अधिकतर प्रयोग में आती थी और वहां बहुत अधिक मात्रा में साहित्य निर्मित इस लिपि में हुई है। कुछ अशोककालीन शिलालेख भी शारदा लिपि में मिले हैं, ऐसा सुनते हैं। ब्राह्मी जो इन सबकी मदर लिपि या मदर स्क्रिप्ट कही जाती है, बहुत पुरानी है। इसके अतिरिक्त सिद्धम ग्रंथ, खरोष्टी, नंदी नागरी जो किसी बीच के काल में बताई जाती है। अब ये भ्रम भ्रांतियां हम देख चुके हैं, तो इसमें नहीं जाएंगे, किंतु ये लिपियां तो हैं और इनमें संस्कृत लिखी जाती है। तो फिर देवनागरी क्यों? तो देखिए, बात ऐसी है कि कुछ मापदंड हैं जिन पर हमें इन सारी लिपियों को परखना पड़ेगा। और शुरुआत हम फिर एक बार देवनागरी से करेंगे। कारण स्वाभाविक है कि प्रचलन में आज की तारीख में देवनागरी है, बाकियों का हमें देखना पड़ेगा। तो पहले तो शुरुआत करते हैं, मापदंड देखते हैं और उस पर देवनागरी कितनी खरी उतरती है उसे देखते हैं। अब बात रही पुरातनता की, तो पुरातनता, प्रचलन, प्रासंगिकता, ध्वनि का प्रारूप और एफिशिएंसी, ये मापदंड है जिनके ऊपर हम इन सारी लिपियों को परखेंगे। पुरातनता देवनागरी के विषय में हमने तो कहा कि स्वयंभू है, और वैसे भी देखा जाए तो हमारा सनातनी साहित्य जो है, भारत का भारत की नींव रखने वाला जो साहित्य है, वेद यानी श्रुति स्मृति पुराण इतिहास, ये सारा साहित्य देवनागरी में उपलब्ध है। तो आगे चल के हमें लिप्यंतरण का काम थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में पुरातनता को देखना चाहिए और देवनागरी की पुरातनता पे उतना कोई प्रश्न उठने का कारण दिखाई नहीं पड़ता। अब प्रचलन की बात करते हैं। आज की तारीख में भारत में लगभग 120 बोलियां हैं जो देवनागरी में लिखी जाती हैं। अब जैसे कोंकणी है, कोंकणी बोली है, उसकी अपनी कोई और लिपि नहीं है, तो वो देवनागरी में ही लिखी जाती है। इस प्रकार से देखें तो मतलब हिंदी मराठी ऐसी ही नहीं, तो 120 बोलियां हैं जो देवनागरी में लिखी जाती हैं। अतिरिक्त इसके गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया कुछ हद तक और बांग्ला कुछ हद तक, ये लिपियां देवनागरी से काफी हद तक मेल खाती हैं। तो जो लोग इन लिपियों का प्रयोग करते हैं वो भी देवनागरी को बड़ी सरलता से समझ पाते हैं और उसका अंगीकार भी कर पाएंगे संभवतः। और कुछ लिपियां ऐसी हैं, मतलब इन लिपियों में जो भाषाएं लिखी जाती हैं उनको भी यदि इस आंकड़े में जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है। तो आज का प्रचलन जो है वो देवनागरी का पर्याप्त है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। इस पर का भी प्रश्न एक हद तक हमने किनारे कर दिया। अब प्रासंगिकता की बात आती है। प्रासंगिकता थोड़ी भविष्याभिमुख है। भविष्य में किस प्रकार की बात होगी उसके संबंध में है, तो उसके ऊपर भी हम आगे देखते हैं। अब
प्रासंगिकता का विषय थोड़ा रोचक है। अ, देखिए, अन्य भाषाओं के ध्वनियों को भी अपने में समाहित या समाविष्ट कर लेने की जो क्षमता है, वो भी एक उपमापदंड या सब पैरामीटर हो सकता है प्रासंगिकता को परखने का। तो इसमें इसमें खातून, खैरियत, ख़वीस का ख़ भी हमने आत्मसात कर लिया है देवनागरी ने, और ए, औ जैसे ध्वनियों को भी अपने अंदर खींच लिया है देवनागरी ने। तो भिन्न भाषाओं के ध्वनियों को व्यक्त करना जो है, ये भी देवनागरी कर पाती है। किंतु भविष्य के परिप्रेक्ष्य में जैसे हमने कहा था, उसे देखते हैं कि प्रासंगिकता देवनागरी की कैसी होती है। अब हुआ यूं है कि रोमन लिपि, जो वर्ण प्रधान लिपि है, उसकी जिन्हें आदत है, जिसका इसका प्रचलन जिन लोगों में है, उन्होंने बनाया कंप्यूटर, जो कि एक भविष्य की कुंजी है हमारे लिए। अब इसमें 26 केवल वर्ण हैं, जिसमें 5.5 केवल स्वर हैं। अब इनमें हर दुनिया की, विश्व की, जगत की अन्य सारी भाषाओं को लगभग ठूंसना, ये असंभव भी हो जाता है, और कई सारे संभ्रम भी उत्पन्न हो जाते हैं कि इसे पढ़े कैसे। ठीक है? तो ये एक प्रकार से पर्याप्त नहीं है, और इसी कारण से, क्योंकि सारा कंप्यूटिंग इसी रोमन स्क्रिप्ट के इर्द-गिर्द बना भी हो, तो भी आज हम पाएंगे कि ये रोमन स्क्रिप्ट अपने ढलान पर है, अपनी प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए लोग कहते हैं कि संस्कृत सबसे उत्तम भाषा है। बहुत समय से सुनते आया हूं यार, लेकिन ऐसा देखा तो नहीं कि किसी ने प्रयोग किया हो संस्कृत का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। अब वास्तविक ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये एक संभ्रम है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज कहते हैं, अर्थात भाषा। भाषा जैसे हमने देखा बोली होती है, किंतु कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो भाषा ये लोग कहते हैं, ये वास्तव में एक सिंटैक्स होता है, यानी वर्णों की रचना होती है, ना कि बोले जाने वाले शब्द। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज इज नॉट अ स्पोकन लैंग्वेज, इट इज अ सिंटैक्स एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्णास, अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट एंड कैरेक्टर्स। तो इस प्रकार से यदि हम समझें, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना भी कहते हो, वो एक प्रकार से है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की स्क्रिप्ट या लिपि। तो जब ये लोग संस्कृत इज द अल्टीमेट कंप्यूटिंग लैंग्वेज इस प्रकार के विधान करते हैं, तो क्या वो संस्कृत की बारे में कह रहे हैं या देवनागरी के बारे में कह रहे हैं? क्योंकि आज प्रचलन के अनुसार संस्कृत भाषा देवनागरी में ही तो लिखी जाती है। और यदि इस बात को ढंग से समझें, तो देवनागरी की प्रासंगिकता कंप्यूटिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के चलते और आगे बढ़ेगी, और प्रासंगिक देवनागरी बनते जाएगी। इसमें कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ी सीरियस, किंतु थोड़ी मजाक मस्ती कर लेते हैं। अब कंप्यूटर की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें एक हैशटैग होता है, जो आप कॉल करते हो, मतलब कोई एक संज्ञा कॉल करने के लिए हैशटैग यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से हम सर्च करते हैं। हमारे पास वैसे जय टैग्स हैं, और वो भी 3 प्रकार के जय टैग्स हैं। एक होता है जो एक जय टैग सेम जय टैग को कॉल करता है। जैसे आप कहें जय श्री राम, या जय जगन्नाथ, या जय महाकाल, तो सामने वाला भी कहेगा जय श्री राम, जय जगन्नाथ या जय महाकाल। तो सेम हैशटैग कॉल्स फॉर अ सेम हैशटैग। दूसरा प्रकार है अ नॉन हैशटैग कॉल्स फॉर अ हैशटैग। जोर से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, सब लोग बोलो जय माता दी। तो मल्टीपल नॉन जय टैग्स कॉलिंग फॉर अ जय टैग। और तीसरा सबसे रोचक है, वन जय टैग कॉल्स फॉर सेकंड जय टैग एंड सेकंड जय टैग कॉल्स फॉर फर्स्ट जय टैग। सो कॉन्वर्सली, सो जैसे जय शिवाजी बोलो तो जय भवानी बोलता है, जय भवानी बोलेंगे तो जय शिवाजी बोला जाता है। तो ऐसे हमारे पास जय टैग है। बाकी आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, हैश का अर्थ भी आप जानते हैं और जय का अर्थ भी जानते हैं। मानवता के लिए सही चुनाव कीजिए, हैशटैग या जय टैग। अब विषय पर लौट आते हैं। प्रासंगिकता के विषय को हमने परखा और इसको हमने जान लिया।
अब आगे के दो जो मापदंड हैं वो एक प्रकार से एक्यूरेसी या एफिकेसी और दूसरी ओर एफिशिएंसी। तो एफिकेसी और एफिशिएंसी इस प्रकार के हैं जिसमें हम कहेंगे कि क्योंकि ये ध्वनि प्रधान लिपियां हैं, दोनों वर्ण प्रधान और अक्षर प्रधान, तो ध्वनि का प्रारूप इनकी आकृतियों का होना ये बड़ा आवश्यक है। तो ये किस हद तक है और देवनागरी इसमें कितना खरा उतरती है वो देखते हैं, और एफिशिएंसी के मामले में देवनागरी कितनी सुविधाजनक है उसे भी देखते हैं। साथियों, हमने एक विचार की भूमिका पकड़ी थी पिछली बार कि श्रद्धा का कारण लॉजिक है, तो उसी को देखते हैं ध्वनि का प्रारूप इस संबंध में देवनागरी लिपि के लिए। तो एक संकल्पना बताई जाती है लोकस। किसी एक बिंदु के प्रवास का रेखा चित्र जो होता है उसे लोकस कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जब कोई एक फील्डर आउटफील्ड से या बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर की ओर थ्रो करता है, तो हमें सिखाया गया था कि उसका जो पाथ होता है, उस गेंद का जो प्रवास होता है, वो पैराबोलिक शेप होता है। पैराबोला एक कोनिक सेक्शंस का एक भाग होता है। अधिक तांत्रिक मुद्दों में हम नहीं जाएंगे, किंतु एक बिंदु के प्रवास का रेखा चित्र, इसे लोकस कहते हैं। तो लोकस ऑफ प्राण, ये यदि हम कहें तो इस प्रकार के अक्षर, इस प्रकार के वर्ण देवनागरी में हैं, ये एक रिसर्च ने बताया है। अब प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन शब्द का अर्थ होता है पानी को जन्म देने वाला। ये जो प्राण हम कह रहे हैं, ये योग या हमारे यहां जो शास्त्र हैं उनमें जो प्राण का उल्लेख है, पंच प्राण का जो उल्लेख है, जैसे प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, ये जो 5 प्राण बताए जाते हैं, इस कोटि के प्राण की यहां पर बात हो रही है। तो ये जो प्राण हमारे भीतर से जिस प्रकार से चल के बाहर आता है, व्यक्त होता है, प्रकट होता है, वैखरी में परिवर्तित होता है या अपना आकार लेता है, वो आकार, उसकी रेखाकृति जो है वो हमारे सारे वर्ण देवनागरी के हैं। प्रयोग करके देखें। च का उच्चारण यदि आप जब करते हैं तो आपकी जीभ इसी च के आकार में ही आगे बढ़ती है। अब ये हुआ एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, किंतु हम फिर भी केवल फिजियोलॉजी को नहीं देख रहे हैं, पूरा प्राण जो है उसकी रेखाकृति च है। देवनागरी के अन्य अक्षरों को भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। जब हम देवनागरी को अधिक विस्तार से जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तब हम इन बातों का और भी अधिक विस्तार से उल्लेख कर सकते हैं। तो ये हुई बात ध्वनि का प्रारूप इस विषय में, देवनागरी की परिपक्वता के विषय में। अब इसका अर्थ मूलतः यह है कि किसी विशिष्ट ध्वनि के लिए विशिष्ट आकृति का होना। तो इसमें सबसे परिपक्व हम समझ सकते हैं देवनागरी है। अब चलते हैं एफिशिएंसी पे। तो ध्वनि का प्रारूप तो हमने देख लिया, अब चलते हैं एफिशिएंसी पे। ये एफिशिएंसी का विचार पाश्चिमात्य दिशा से हमारी ओर अधिक आया है। तो वो लोग कहते हैं कि सुविधा जो होती है पढ़ने के विषय में, तो वो दृष्टि के चलन पर निर्भर है। जैसे हमने पिछली बार देखा कि बाईं ओर से दाईं ओर तक और ऊपर से नीचे, और इस क्रम में इस प्रकार से हमारी दृष्टि का चलन होता है प्राकृतिक स्वरूप में। नेचुरल आई ट्रैवर्स इस प्रकार का होता है। तो इसमें बाईं ओर से दाईं ओर जब आप जाते हैं और रोमन लिपि मान लीजिए, जो वर्णात्मक लिपि है, उसे हम पढ़ने जाते हैं तो काफी हद तक पढ़ना पड़ता है। जैसे आप कॉन्स्टिपेशन लिखा हुआ यदि पढ़ें तो आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ना पड़ता है, और यही शब्द यदि आप देवनागरी में लिखें तो उतना आगे नहीं बढ़ना पड़ता। तो क्या ये सुविधा है, क्या वो सुविधा थी? अब उनके दृष्टि से यदि देखें तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहां एक अक्षर बनने के लिए एक वर्ण को सारे विकार उसकी सारी ओर लगते हैं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। जैसे काना लग गया, मात्रा लग गई, वेलांटी हो गई, नीचे उकार लग गए, काफी सारा होता है। तो वो ढूंढते रह जाते हैं कि भाई कहां देखना है। तो इसमें उनकी असुविधा हो रही है। तो वास्तविक यदि देखें तो दृष्टि का चलन उतना आगे नहीं बढ़ता है। तो ये एक आदत का विषय है। अन्यथा सुविधा तो अक्षरात्मक लिपि में
वर्णात्मक लिपि से अधिक ही होनी है, और देवनागरी तो बहुत ही परिपक्व है, हमने जैसे देखा। अब लिखने की सुविधा पर आते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि वर्णात्मक लिपि आप कर्सिव में लिख सकते हैं। हमारा भारतीय विचार यह है कि जब आप लिख रहे हैं, साहित्य की निर्मिति हो रही है, तो हर एक अक्षर जो ध्वनि का प्रारूप है, उसके प्रति एक पर्याप्त मात्रा में आदर और एक आत्मीयता होनी चाहिए व्यक्त करने की। तो इसमें आप जल्दबाजी करें, ये हमारे विचारों में बैठता नहीं। किंतु ये बात सही है कि देवनागरी को कर्सिव में नहीं लिखा जा सकता, या किसी भी, मैं कहूंगा, अक्षर प्रधान लिपि को या अक्षरात्मक लिपि को कर्सिव में नहीं लिखा जाता। अब कर्सिव में लिखना ही सुविधा होती है, ये यदि आप माने तो फिर जैसी आपकी श्रद्धा। किंतु अन्यथा यदि आपको साहित्य की निर्मिति करनी है तो एक आदरपूर्वक प्रकार से आप लिखें। यदि प्रशासनिक कारणों से आपको समय बचाना है और इसकी सुविधा आपको चाहिए, तो शॉर्ट हैंड की सुविधा रोमन लिपि के लिए जिस प्रकार से है, वैसे ही हमारे देवनागरी के लिए भी शॉर्ट हैंड की सुविधा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड में महाराष्ट्र में हुई थी, जिसे हम जानते हैं मोड़ी के नाम से। तो मोड़ी लिपि ये देवनागरी की शॉर्ट हैंड सुविधा है प्रशासनिक कार्यों के लिए, और शिवाजी महाराज के कालखंड में भी मोड़ी का प्रयोग अधिकतर प्रशासनिक कार्यों के लिए ही हुआ है। साहित्य निर्मिति फिर भी देवनागरी में ही होती थी, चाहे भाषा संस्कृत हो या प्राकृत मराठी हो। ठीक है। और अब तीसरा भाग आता है जिसपे ये पाश्चिमात्य लोग देवनागरी के विषय में अधिक बताते नहीं है, वो है रियल एस्टेट। जैसे हमने देखा कि दृष्टि के चलन में किसी एक शब्द को यदि आप वर्णात्मक लिपि में या रोमन लिपि में लिखें और देवनागरी में लिखें, तो देवनागरी में बहुत कम जगह लगती है। तो आप कागज आपको कम लगेंगे जब आप देवनागरी में लिखते हो, या एक ही जूम लेवल पे स्क्रीन एरिया में, उस एक ही स्क्रीन एरिया में आपका अधिक कंटेंट फिट हो जाएगा यदि आप देवनागरी में लिखते हो। तो इसको कहेंगे रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के विषय में कभी भी अक्षरात्मक लिपि वर्णात्मक लिपि से अधिक मैच्योर्ड है, अधिक परिपक्व है, तो अधिक सुविधाजनक है, और देवनागरी तो है ही। ठीक है। तो ये हुए सारे मापदंड हमारे: पुरातनता, प्रचलन, प्रासंगिकता, ध्वनि का प्रारूप और एफिशिएंसी। इन सारे मापदंडों पर देवनागरी 100% खरी उतरती है, तो और कहीं क्यों जाए, है ना? तो इसीलिए हमारे पृष्ठभूमि में आज ये एक फाइनल एडिशन हम मान के चलते हैं, और इसके ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं कि राष्ट्रभाषा देववाणी अर्थात संस्कृत है, और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी प्रेरित या देवनागरी केंद्रित एक आधुनिक उसकी आवृत्ति हो, ये हम मान के चलते हैं। अब यहां हमारी पृष्ठभूमि पूर्ण होती है और शुरुआत होती है हमारी आगे। कार्यारंभ है मित्रों। राष्ट्रीय लिपि, प्रस्तावित राष्ट्रीय लिपि जो देवनागरी प्रेरित हो, जिसका नाम हमने रखा है गीर्वाण, उसकी निर्मिति का कार्य आरंभ होने जा रहा है। अब इसमें जहां कहीं भी मैं अटक जाऊं, मैं आपकी सहायता मांगूंगा और हमारे पोस्ट्स जारी रहेंगे। किंतु जैसे अब तक हर सप्ताह एक सत्र होता आया, वैसे संभव हो ये आवश्यक नहीं है, या मैं कहूं कि हर हफ्ते संभव ना ही हो। जब सत्र पूर्ण रूप से तैयार हो तभी हम आपके समक्ष लाएं। और एक बात तो तय है कि गणेश जी के आशीर्वाद से जब भी नया सत्र आएगा, मंगलवार को ही आएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को मंगलवार दोपहर को आकर चेक कर सकते हैं कि क्या कोई नया एपिसोड आया है। या और भी एक तरीका है कि आप बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल उसके ऊपर क्लिक करें, तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप ही आ जाएगा। साथियों, इस विषय पर सार्वत्रिक रूप से सार्वजनिक स्तर पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं। तो यदि आप मुझसे सहयोग करना चाहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ें, अपने परिजनों में भी इस विचार को प्रसारित करें।
इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं और आने वाले सत्र से पहले-पहले आप अपने प्रश्न हो या आपके सुझाव हो या आपके कोई भी विचार हो, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ के हमसे ये विचार जो है बाँट सकते हैं। हमसे संवाद कर सकते हैं। हम आग्रह करेंगे आप हमसे संवाद करें, क्योंकि पता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधाः। बहुत-बहुत धन्यवाद।